हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। आज की इस वीडियो में बेसिकली जैसा कि हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, कल हमने बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया था एक। आज के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक लेके आए हैं, एक और टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। जैसे तो आपने ओम्स लॉ क्लास 10th में भी काफ़ी बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको इसको आज इतना अच्छे से समझा दूंगा जिससे कि आपको कभी डाउट नहीं आएगा ओम्स लॉ में। देखो, ओम्स लॉ को ना मैं एक दूसरे एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पहले आप देखो, मैं दो डायग्राम बना देता हूँ, एक जो एक्चुअल डायग्राम है, ओके, एंड एक आपका सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मतलब एक टाइप से, ठीक है। देखो, ये आपका क्या, मान लो ये वोल्टेज है और ये इससे करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। इतना सबको पता है, इतना देख लिया सबने। अब मान लो, अब इससे समझो अच्छे से, ठीक है। देखो, ये मान लो कि ये पाइप है, ठीक है, पाइप, ये नल है, इस नल को मैंने किसी पाइप से फिक्स किया हुआ है। अब अगर मान लो, अब अगर मैं ये नल है, ठीक है, ये नल है, मान लो ऐसे ऐसे कुछ ले लो, ठीक है, ड्राइंग मत ध्यान दो। मान लो कि मैं अगर इस नल को फुल फोर्स से खोल दूंगा, मतलब पूरा नल खोल दूंगा मैं, तो पानी कितना तेजी से आएगा इसे, है ना। अगर मैं कम खोलूंगा तो कम आएगा। मतलब इसको मान लो, जो नल है इसको मान लेते हैं वोल्टेज, ठीक है। कनेक्ट करना, ठीक है, कनेक्ट करना मेरी बातों को, ठीक है, अच्छे से देखो। मान लो कि ये पाइप में जो पानी है, ये पानी जो फ्लो हो रहा है इसमें इतनी स्पीड में कि हमने पूरा नल खोला ना, उससे पानी बहुत तेज़ी से बहेगा इस पाइप पे, सिंपल। और जो ये जो पानी जो फ्लो हो रहा है इस पाइप में, इसको मैं मान लेता हूँ करंट, कि बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है, ये करंट है। और जो वोल्टेज, ये वोल्टेज मैंने वोल्टेज बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, उतना ज़्यादा करंट भी इसमें फ्लो होगा। अब इसमें आओ, अब इस फिगर को देखो ध्यान से। अब इस फिगर में भी मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया। सेम हेयर इन दिस डायग्राम वी कैन से, अगर मैं इस साइड पे वोल्टेज बढ़ा दूंगा, तो ये बात है ना कि वोल्टेज में अगर बढ़ा दूंगा तो इस सर्किट में जो करंट है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। अब वो भी बहुत ज़्यादा तरीके से फ्लो होगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की। वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की। ये बात तो सबको दिख रही है, इसके थ्रू भी और इसके थ्रू भी। मैंने ये बात आपको इसलिए बोली कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ओम्स लॉ का रियल मतलब क्या है। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक सिंबल ले आऊँ, लेट अस से उस सिंबल का नाम मैं आर ले लेता हूँ, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। लेकिन इससे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं होता है, इसका भी एक सेपरेट, एक अलग सा नाम होता है। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, अब अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको डिटेल में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। इधर से समझो, इससे समझो, इससे बहुत आसानी होगी। ये समझ में आ गया ना कि मैं अगर इन नल को खोलूंगा, मतलब नल मतलब वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा 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 बढ़ाऊंगा, उससे उतना ज़्यादा पानी निकलेगा, उस पानी को करंट समझ लो, मतलब उतना ज़्यादा उसमें करंट भी फ्लो हो रहा होगा। सेम हेयर इन दिस डायग्राम, अगर मैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ाऊंगा इधर से, तो उसमें करंट भी बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। तभी मैंने यहाँ पे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। और फिर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगाया। अब रेजिस्टेंस का वर्क समझो तुम क्या है। अब मान लो कि अगर मैंने इस पाइप को कंप्रेस किया कंप्रेस किया कंप्रेस किया कंप्रेस किया, यहाँ तक कंप्रेस कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा दबा दिया, मान लो हाथ से, ठीक है, ये इतना इतना मैंने पूरा दबा दिया, मान लो, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं एक बार अच्छे से बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो, मान लो कि ये मोटा पाइप है, इसको मैंने दबाया 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 दबाया। वोल्टेज और रेजिस्ट, देखो वोल्टेज और करंट सेम फ्लो हो रहा है, मैंने वोल्टेज पूरा बढ़ा रखा है एंड करंट भी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। अगर मैंने यहाँ से इसको दबा दिया, इस पाइप को मैंने क्या कर दिया, दबा दिया, ठीक है, दबा दिया यहाँ से, सिर्फ इस स्पेसिफिक पॉइंट पे मैंने इसको दबा दिया, तो अब क्या होएगा बताओ। अब क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने जो पाइप को अगर कंप्रेस कर दिया, तो उससे जो कंप्रेस्ड पार्ट से जो करंट पास होगा वो बहुत कम होगी। सेम हेयर, अगर मैं इस सर्किट पे रेजिस्टेंस लगा दूं, ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस मैंने अगर लगा दिया तो इससे क्या होगा, करंट, ये क्या करेगा, करंट को जो आने वाला जो करंट होगा इस सर्किट में यहाँ पे आएगा, वो उस करंट को अपोज कर देगा, मतलब कि
जैसा कि यहाँ पे ये क्या है, मैंने इसको अगर कंप्रेस किया, उस पानी का जो फोर्स है उसको कंप्रेस करेगा मतलब, और जो कम अमाउंट का उससे क्या पानी फ्लो होगा, मतलब बहुत कम पानी फ्लो होगा अगर वो दबा हुआ होगा वो पाइप, अगर मैं कंप्रेस कर दूंगा, समझे। और जो ये कंप्रेशन है, इसको मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, एक तरह से पानी को रोकने का काम कर रहा है। वैसे ही सेम इन दिस डायग्राम जो ये रेजिस्टेंस है ये करंट को रोकने का काम कर रहा है। अगर मैं एक ही लाइन में अच्छे से बताऊं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ सीधे, ठीक है। करंट को रोकता है, ठीक है, मैं सस्ते में लिख देता हूँ, अगर आपको अच्छे से डिटेल में समझने है कि क्या होता है, ये करंट को रोकता है, मतलब कि करंट को बहुत ज़्यादा अपोज करता है, अगर इंग्लिश में बोलूँ, हाई फाई इंग्लिश, अपोज, अपोज करता है, ठीक है। तो ये बात है। सेम इसमें भी अगर मैं रेजिस्टेंस को लगा दूंगा तो क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। लेट अस टेक एग्जांपल, फार्मूला तो आपने देख लिया, ये है मेन फार्मूला ओम्स लॉ का। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन उसके बाद इसको देखेंगे कि जो ओम्स लॉ किन किन चीज़ों पे वैलिड होता है और कब कब वैलिड होता है। और हम उसके बाद देखेंगे, हम लास्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। देन हम अपने लेक्चर को, आज के लेक्चर को एंड कर देंगे। अब देखो, अब जैसे फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया V इज इक्वल्स टू आई आर। अब मैं मान लेता हूँ कि ये वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स 24 वोल्ट का है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया वो वोल्टेज कर दिया 24 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया 6 ओम का, कितना, 6 ओम का। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके V इज इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज कितना है 24, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो V बाई आर कर दो, डिवाइड कर दो 24/6 इज इक्वल्स टू आई। हमें इससे क्या पता चलेगा, इस पूरे होल सर्किट में कितना करंट आखिर फ्लो होगा उस रेजिस्टेंस की वजह से। मतलब उस रेजिस्टेंस से हुआ क्या कि जो वोल्टेज ने जो एक्चुअल करंट की वैल्यू दी वो उसने कम करके दी, मतलब कि एक टाइप से उसने करंट को रोक दिया। मतलब जो एक्चुअल करंट था, जो वोल्टेज ने जो प्रोड्यूस किया है ना, जैसे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आया आया इस पाइप पे बाहर, मैंने यहाँ पे अगर इसको कंप्रेस कर दिया तो पहले के मुकाबले पानी का फोर्स कम नहीं हो जाएगा, मतलब कम पानी फ्लो होगा। सेम हेयर, इधर से इसको कंपेयर करो, यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कम वोल्टेज को अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लगा दूंगा तो वोल्टेज से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट भी कम हो जाएगा। सिंपल, इतना समझो। देखो, इतना समझो कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो करंट भी घटेगा, सीधी बात, सीधी सीधी बात है। देखो वोल्टेज, मैं इतना एक लाइन में बोलूँ, वोल्टेज करंट को चलाएगा, ये जो नल है ये पानी को आगे भेजेगा, और अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूंगा तो वो क्या करेगा, उस नल के पानी को रोकने का काम करेगा। सेम हेयर, अगर मैं यहाँ पे जैसे वोल्टेज के करंट को आगे भेजेगा या करंट को फ्लो कराएगा इसमें, और करंट फ्लो होगा, वोल्टेज बढ़ा हुआ है तो करंट फ्लो होगा ज़्यादा। रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो वो करंट को रोकने का काम करेगा या रोक देगा, सीधा सीधा ये समझो तुम, ठीक है। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर मैं रेजिस्टेंस 24 वोल्ट से 6 ओम से करके 10 ओम कर दूँ, कितना कर दूँ, 10 ओम कर दूँ। आप देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। V बाई आर 24/10, I इज इक्वल्स टू V बाई आर 24/10, 2.4 एम्पेयर। अब देखो, मैंने जब रेजिस्टेंस बढ़ाया तब सिग्निफिकेंटली आप देख सकते हो कि जो करंट का वैल्यू है, जो करंट का वैल्यू है वो कितना घट गया, ड्रास्टिकली घट गया ना। पहले 4 एम्पेयर था, देन सीधा 2 एम्पेयर घट गया बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। अब अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ 1 ओम का रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला लगाओ ओम्स लॉ का, क्या होगा 24/1 आई, है ना। रेजिस्टेंस 1 ओम, वोल्टेज 24 वोल्ट, क्या हो जाएगा 24 एम्पेयर। देखो जितना वोल्टेज था उतना ही करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस घट गया है, रेजिस्टेंस को मैंने पूरा खत्म कर दिया। तो दैट्स वाई 24 एम्पेयर करंट स्टिल रिमेन्स इन दिस होल सर्किट, ठीक है। अब समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा था, पूरा इसका निष्कर्ष। इसलिए मैंने आपको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझा दिया कि आखिर क्या होता है मेन मोटिव। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप अच्छे से इसको और इसको नोट कर लो, और एक फॉर्मूला ये वाला पार्ट भी नोट कर लो। बाकी आपको अगर ये सब कुछ समझने के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हो, ओके। सो आई होप आपने या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या ये पूरा पार्ट नोट कर लिया होगा। देखो मेन इससे समझ सकते हैं, मतलब देखो लिखने के लिए ये लिख सकते हो आप, ये तुम्हारी मर्जी है, लिखो ना लिखो, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप कभी भूलो ना कि ओम्स लॉ
क्या होता है, मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख के दूंगा एंड फार्मूला, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा होप्स ओम्स लॉ क्या होता है। देखो अब मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के देता हूँ, ठीक है, ओम्स लॉ की। डायग्राम भी बना देता हूँ साइड में, ठीक है। ठीक है, ये बल्ब है, इस पर कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। ठीक है, ये आर रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज प्लस माइनस, एंड दिस इज द करंट थ्रू आउट द वोल्टेज, ठीक है। तो अब मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पे ओम्स लॉ। दिस लॉ states that this law states that the voltage applied across the wire is directly proportional to the flow of electric current in the inner circuit, ठीक है, या inner सर्किट। देखो मुझे वायर लिखना यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, मैं सर्किट लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वायर की बात तो हो नहीं रही, तो मैं सीधा सर्किट लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। सर्किट ज़्यादा बेटर लग रहा है, बेटर साउंड कर रहा है ना, ओके, ठीक है। देख ली डेफिनेशन, समझ आ गई क्या है। अब मैं फॉर्मूला भी लिख के दे देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, बेसिकली ऐसे, ठीक है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला ओम्स लॉ का, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया आपका ओम्स लॉ का, ठीक है। ये है कंप्लीट थ्योरीज ओम्स लॉ की एंड विथ फार्मूला, ओके। तो चलो मैं साइड हो जाता हूँ, ये आप इतना नोट कर लो और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो। देखो डेफिनेशन में सब कुछ खास नहीं है, इतनी इगड़म तिगड़म इंग्लिश नहीं है। मैंने जो जो बात आपको भी बताई वही चीज़ लिखी है। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द वायर। वोल्टेज मैं अगर यहाँ से बढ़ाऊंगा, मतलब कि अप्लाइड मतलब लगाया, कि वोल्टेज मैंने इधर से अगर अप्लाई किया या बढ़ाया तो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, दैट्स इट। कि वोल्टेज बढ़ेगा तो इसमें जो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा। और उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए और इस फ्लो को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज़ किया, बिकॉज टू अपोज द इफेक्ट ऑफ दिस करंट फ्लोइंग इन दिस होल सर्किट, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ। इसके बाद हम समझते हैं इसकी कुछ क्या ओम्स लॉ की, कि किस किस चीज़ों पे ये वैलिड होता है और कब कब वैलिड होता है, ठीक है। सो आई होप आपने जो ये पूरा पार्ट है ये नोट कर लिया होगा। सो अब हम जो पार्ट अब देखेंगे वो ये है कि अब हम ओम्स लॉ की वैलिड वैलिड किस किस चीज़ों में वैलिड है ओम्स लॉ, वो देखते हैं, ठीक है। देखो मतलब कि कब वैलिड हो सकता है ओम्स लॉ, कब नहीं होगा। देखो वैलिड वैलिड किन किन चीज़ों में होगा। देखो ओम्स लॉ मतलब किन किन चीज़ों में लगेगा, मतलब किन किन चीज़ों में, ठीक है। अगर उसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मेरा मतलब कि ऐसा ओम्स लॉ उन उन सर्किट या डिवाइसेस में लगेगा लगेगा जिनका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। तो पहली बात तो ये रही। और दूसरी बात क्या है ओम्स लॉ की, कि फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर लाइक क्या क्या हो सकता है, लेंथ एरिया ठीक है। लेंथ एरिया बेसिकली यही दो चीज़ होती है मोस्टली, रिमेन्स सेम। अब इस लाइन से भी आपको समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ उन उन चीज़ों में वैलिड करता है। एक चीज़ कि उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए पूरा थ्रू आउट द टाइम,
और दूसरी चीज़ कि उनकी जो फिजिकल कंडीशन है जो उस कंडक्टर की, लाइक लेंथ और एरिया में चेंज ना आ रहा हो। मतलब ऐसा ना हो रहा हो कि लेंथ चेंज हो रही है एक टाइम पे उसका एरिया बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये सेम रहना चाहिए, देन वी कैन से ओम लॉ इज वैलिड। ओके, सो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो चलो मिटा दूँ, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं उसकी रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, अब अच्छे से समझते हैं हम रेजिस्टेंस को, ठीक है। अलग पार्ट है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय virtue of which can oppose या resist, अपोज या रेजिस्ट बोल दो, ठीक है। अपोज बोल दो या रेजिस्ट बोल दो, द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, फ्लो इन अ सर्किट, ठीक है। समझ आ गया। ये है मेन टॉपिक या मेन बात रेजिस्टेंस की, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस टाइम पे बताया, प्रीवियस उसमें बताया, ठीक है। कि क्या होता है, विच कैन अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, मतलब कि क्या करेगा वो, कि वोल्टेज तो बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। अब हमने इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस ने क्या किया, उस वोल्टेज से जो बढ़ा हुआ जो करंट निकला उस करंट को घटा दिया, या उसकी एक्चुअल जो करंट, जो बहुत ज़्यादा करंट आ रहा था उसको घटा दिया। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ रेजिस्टेंस हियर। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, आर की एसआई यूनिट क्या होती है, ओहम, ये ऐसे बोलते हैं ओहम, ओम ये होती है, ये सिंबल होता है, ये नाम जिससे से बोल सकते हैं ना, जैसे एम्पियर ए होता है ना, जैसे ए होता है एम्पियर, ऐसे बोलते हैं उसे, है ना, सेम ओ ओम, ये सिंबल, ठीक है, रेजिस्टेंस का। तो अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। वैसे तो बेसिकली जो इसका फॉर्मूला होता है ऐसा होता है, एक्चुअल में जो स्टार्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमें कांस्टेंट लगाते हैं, दिस रो, इस रो को कांस्टेंट नहीं होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं होता है, इसका भी एक सेपरेट नाम होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि हर एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। तो ये आता है इसका फॉर्मूला। देखो अब इसी फॉर्मूले में दो चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा है। पहला तो क्या, उसके लेंथ पे, मतलब कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा दूँ, यहीं पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, ये आप अच्छे से नोट करके समझ लो और स्क्रीनशॉट ले लो या तो। हाँ, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इस छोटे से पार्ट को, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये बात कि ये क्या है। मतलब देखो, अगर मैं मान लो ये वायर है, ठीक है, ये वायर है और एक ये वायर है, ठीक है, एक मोटा वायर है, ठीक है, एक मोटा वायर है और एक पतला और लंबा वायर है। अब आप, चलो मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल, ठीक है, आप बताओ, ये जो कि पतला वायर है, लंबा वायर है, ठीक है, ये बहुत पतला वायर है और ये मोटा और ये छोटा वायर है। अब आप बताओ, सोच के बताओ कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और किसका रेजिस्टेंस कम होगा। सोचो सोचो किसका होगा। अब देखो, अब बहुतों ने बोला होगा कि इसका, लेकिन नहीं, इसका होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्स है इसके। देखा, तभी तो मैंने यहाँ पे पहले आपको ये दिखाया है ऐसे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वाई ए, ठीक है, एल वाई ए। रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली डिपेंड है लेंथ पे, मतलब कि रेजिस्टेंस तभी बढ़ेगा अगर उसकी वायर की लेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत पतली वायर है ना, इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन्स होगा बहुत ज़्यादा। रेजिस्टेंस में क्या होता है, कोलिजन्स होता है, जिस चक्कर में क्या करंट की वैल्यू, ये करंट घट जाता है, तो मतलब इस वायर में बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा। सो उससे क्या होगा, जो करंट होगा वो बहुत कम होगा,
जितना ज़्यादा लंबा 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 वायर होगा, पतला वायर होगा। अब सेम इन दिस एग्जांपल, इन दिस डायग्राम, देखो वायर क्या है, मोटा है और छोटा है मतलब, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, करंट इजीली पास आउट होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ कम है। देखो लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस भी कम होगा। मतलब कि लेंथ जितनी बड़ी होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है कि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है। सेम जैसा कि मैं एग्जांपल लूँ कि यहाँ पे पानी का नल लगा दूँ, अगर उस नल से पानी इस पाइप पे बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि बहुत स्मॉल एरिया है ना, और ये बहुत मोटा पाइप है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया है, तो पानी क्या इजीली बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकता है बिकॉज ऑफ द दिस एरिया, बिकॉज ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो गया। अब लेकिन अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है ना, इनवर्स है ना एरिया के। सो दैट्स व्हाई क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इज स्मॉलर, देन द रेजिस्टेंस विल बिकम increase, your resistance will increase या become higher। and here we can see यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, सो उसमें क्या है, रेजिस्टेंस उतना कम है, उतना ज़्यादा कम होगा, बिकॉज एरिया कम है, एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस देखो, एरिया कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम, रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, ठीक है। देखो सिंपल सी ये समझो, अगर तुम ये समझ जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ इस बात से, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो ये थी भाई मेन कहानी पूरी रेजिस्टेंस की, डिपेंडेंस की। और एक और चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है बेसिकली। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा इधर का रब कर देता हूँ, ठीक है। अब कुछ बातें रह गई हैं इसकी, और ये लेक्चर को तो हम यहाँ पे एंड कर देते हैं, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस है वो एक और चीज़ पे भी डिपेंड करता है। एक तो तुम्हारा क्या, अगर हाई टेम्परेचर लीड्स टू हाई रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीटिंग आ रही है उसमें, तो उसमें रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो ये है मेन बात कहने का, थर्ड पॉइंट ये रहा रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो और कुछ बात है तो वैसे तो कुछ बचा नहीं है अब शायद, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, वैसे तो बचा नहीं है कुछ अब, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही लेक्चर था, हाँ ठीक है। तो चलो एक काम करो, आप ये इतना नोट कर लो, बाकी की बातें तब करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, पहला हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस, और फिर ओम्स लॉ को किस किन चीज़ों पे वैलिड होता है। और हाँ एक और चीज़ इसमें ना बोर्ड में भी आने के चांसेस होते हैं इसकी, कि ये बताओ कि, चलो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये आप खुद से बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे इनका, ठीक है। आप मुझे बताना कि इन दोनों मटेरियल में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। पक्का मैं देखूंगा कमेंट, ठीक है आपके, कि कॉपर का ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है या निक्रोम का होता है, मुझे बताना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सो उम्मीद है आप सभी को जो ये लेक्चर है, ये इस आज का लेक्चर समझ में आया होगा, डिटेल में समझाने की कोशिश की मैंने आपको। सो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।